वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों में, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों में। महकना और महकाना है केवल काम फूलों का, कभी खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदान। मेरे बहुत ही आदरणीय, बहुत ही सम्माननीय पीर साहब, हाजरीन और पढ़ो लिखो पढ़ो संस्था के तमाम पदाधिकारीगण, मैं अपने दिल से पढ़ो लिखो पढ़ो संस्था के तमाम साथियों को मुबारकबाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। पीर जी की रहनुमाई में लगभग 15 सालों से क़याम-ए इंसानियत के बैनर के तले हम लोगों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले लगभग 2-3 सालों से पढ़ो लिखो बढ़ो संस्था ने एक बहुत बढ़िया मुद्दा जो है उठाया और वो इस पे काम करने लगे हैं। मैं समझता हूं कि इस इलाके में अभी तक पीर जी को छोड़ के किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी धार्मिक संस्था या किसी सामाजिक संस्था ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। 1983 में मुकदला नेशनल कॉलेज को मैंने ज्वाइन किया और मेरी आदत है कि मैं जा रहा हूं उस इलाके की भौगोलिक स्थितियों को और वहां के लोगों की जिंदगी को समझने की कोशिश करता हूं। उसी के तहत जब मैं इस इलाके में घूमा तो चक्राता के नीचे जो कालसी है, कालसी से लेकर और पंचकुला तक, मोरनी हिल्स तक, जो ये सारा तराई का इलाका है, इस इलाके में, तराई के इलाके में रहने वाले लोग भले ही वो किसी धर्म, किसी जाति, किसी समुदाय से जुड़े हों, यहां मैंने महसूस किया कि एजुकेशन का प्रभाव जो है वो कम क्या काफी कम है। और खास तौर से जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनमें ये रेशो उससे भी ज्यादा है, सबसे ज्यादा ये रेशो। मैं कभी फ्लाइंग स्क्वाड के ऊपर जाता, कभी नारायणगढ़ जाना होता, पंचकुला जाना होता, सडौरा जाना होता, तो मैं वहां के प्रिंसिपल से भी बात किया करता था कि भाई अपने टीचर्स को और आप खुद इस इलाके के अंदर लगाएं, काम करें, लोगों को घर से निकालें, तो ये बहुत बढ़िया आप काम कर सकते हैं, इस इलाके के लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। मेरे जितने पुराने स्टूडेंट हैं और खास तौर से जो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैंने बातचीत की और कुछ ने इस दिशा में काम शुरू किया, उसके नतीजे निकलने भी शुरू हुए हैं। लेकिन अभी भी मेरे दोस्तों, मुस्लिम कम्युनिटी में एजुकेशन के लिहाज से बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं। और इस स्तर पर, इस हालात में, जब पढ़ो लिखो बढ़ो संस्था एजुकेशन के महत्व को, शिक्षा के महत्व को लेकर अगर सेमिनार का आयोजन करती है, तो आप उनकी चिंता को भी समझ सकते हैं, उनके जज्बे को भी समझ सकते हैं, उनकी पहल कदमियों को भी जान सकते हैं, उनके इरादों को भी आप भांप सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि ये सारी चीजें सही हैं, तो मेरे दोस्तों, इस लक्ष्य को पाने के लिए आप तमाम साथियों को उनके साथ जुड़ना चाहिए और कदम से कदम मिला के आगे चलना चाहिए। अगर दो चीज इंसान के भीतर विकसित हो जाए, नंबर 1 इंसानियत और नंबर 2 शिक्षा, ज्ञान, इल्म, तो मैं समझता हूं
कि दुनिया के बेहतरीन इंसानों की जमात में शुमार होने से उनको कोई रोक नहीं सकता। और कमाल है कि ये दोनों काम एक पीर जी के रहनुमाई में हो रहा है और दूसरा जो है पढ़ो लिखो बड़ो संस्था कर रही है। रहनुमा तो आपको मिल गए, लीडर तो आपको मिल गए, राजनीतिक लीडरों की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो सिर्फ अपने हित की बात सोचते हैं। लेकिन जब दो इस तरह की संस्थाएं और बड़ी संस्थाएं आपके सामने खड़ी हों तो आपको तो थोड़ा हिलना डुलना है। बस एक अपना हाथ बढ़ा के उनके हाथ में अपने हाथ को सौंपना है और जितनी इमदाद आप कर सकते हैं वो आपको करनी चाहिए। मुझे सबसे बढ़िया बात लगी राणा साहब, वो जितने भी बात कर रहे थे उनके दिल से निकल रही थी और मुझे ये लग रहा था कि मेरा काम उन्होंने कुछ आसान कर दिया। वो मुझे लग रहा था मैं ही बोल रहा हूं आप लोगों के साथ। वो एक एक बात उनके दिल से निकली ऐसी थी जो आपकी चिंताओं के साथ जुड़ी थी। मैंने जब मुकदला नेशनल कॉलेज ज्वाइन किया, कॉलेज में 2000 के करीब बच्चे होते थे और बड़ी मुश्किल से उसमें 20 बच्चे मुस्लिम परिवारों से आया करते थे। 20 बच्चे, रेशो आप देख लिए कितना निकलता है। संदीप जी आपको भी ये जानकारी होगी। लेकिन जब मैंने मुकंदलाल नेशनल कॉलेज छोड़ा तो वो 2000 से बढ़ के संख्या वहां 4000 होगी, लेकिन मुस्लिम बच्चों की संख्या बढ़ के 200 या 250 से ज्यादा नहीं, अभी भी वो कम न जाने क्यों। इस देश के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, बहुत बड़ा विजन था उनका। मक्का में उनका जन्म हुआ, आप जानते होंगे सारे लोग। हिंदुस्तान में आए, हिंदुस्तान की आजादी को उन्होंने लड़ा। शुरुआती तालीम जो मदरसे में हुई, और मैं उन लोगों को भी ये बात कहना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि मदरसे में कोई एजुकेशन नहीं दी जाती, वो अपने दिमाग को भी खोलें और इस चीज को वो परखें। अभी 11 नवंबर गया है, उसी याद में आज का ये जलसा जो वो रखा गया एजुकेशन डे के तौर पे। राजीव जी जब मेरे पास आए तो बातचीत हो रही थी उनसे। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब का जन्मदिन होता है और उसको पूरा हिंदुस्तान शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस व्यक्ति ने सबसे पहली बार जो मदरसे से पढ़ के निकला हुआ था, यह महसूस किया कि आजाद हिंदुस्तान को यदि अमेरिका, रूस, जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड के मुकाबले में आके खड़ा होना है तो इस देश में सबसे पहले एजुकेशन की पुख्ता बुनियाद जो है वो रखनी होगी और लोगों को उस पर चलना सिखाना होगा। ये लोग आपको नहीं बताते, लेकिन हिंदुस्तान में आईआईटी, आईआईएम और यूजीसी की बुनियाद रखने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पढ़ने वाले हर बच्चे का ये मंसूबा होता है कि मैं किसी तरह से, उनके माँ बाप का भी ये मंसूबा होता है कि मैं आईआईटी तक पहुंच जाऊं, लेकिन सीटें बहुत कम होती हैं। हर आदमी का मकसद होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन कैसे होता है, मैं वहां पहुंचूं, लेकिन नहीं पहुंच पाते सारे के सारे। और सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि वो ये सोचते थे कि पूरे हिंदुस्तान में एजुकेशन का एक पैटर्न होना चाहिए, 2 नहीं हो, 3 नहीं हो, एक पैटर्न। कश्मीर के बच्चे से लेके और केरल तक और गुजरात से लेके और आसाम तक बच्चों को जो एजुकेशन मिले वो एक पैटर्न पे एजुकेशन मिलनी चाहिए। और इसलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बुनियाद रखी। हिंदुस्तान की 6000 से ऊपर यूनिवर्सिटियां और लाख से ऊपर कॉलेज जो हैं उनमें एक तरह की शिक्षा जो दी जानी चाहिए और वो शिक्षा जो है वो मातृभाषा के अंदर उसकी शुरुआत होनी चाहिए। तो जिस आदमी का इतना जबरदस्त विजन था और उन्हीं की अपनी कम्युनिटी के लोग कोई ना कोई बहाना बना के
कि हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। मुझे तो कहीं नहीं लगा। मैंने जितना कुरान पाक को पढ़ा है या पीएचडी से जितना जाना है, जितना प्रगतिशील चिंतन वहां दिखाई देता है। गुरु ग्रंथ साहब को आप पढ़ेंगे, जितनी कम्युनल हार्मनी वहां दिखाई देती है, मैं समझता हूं कहीं कोई प्रश्न चिन्ह लगाने वाली बात ही नहीं। जिस धर्म में शादी में भी लड़की की इजाजत के बगैर, उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी नहीं कर सकते, पूछेंगे कि नहीं पहले आपका हाँ है? अगर लड़की हाँ करेगी तो शादी होगी, नहीं तो नहीं हो सकती है। लेकिन दूसरे धर्मों में इतना प्रोग्रेसिव, और वहां आप कह देते हैं नहीं जी हमारे धर्म में तो ये नहीं है, बिना पर्दे के लड़की जा ही नहीं सकती। अब इन रिवायतों को छोड़ना चाहिए मेरे दोस्त। इतनी एजुकेशन है, दुनिया कहां से कहां आगे बढ़ रही है, उनको आगे निकलने देना चाहिए। मेरे पास बहुत सी मुस्लिम लड़कियां आती थी, पढ़ती थी, पढ़ने में क्या कमाल था उनका। जो आप एक बार उनको छूट तो दो भाई, उनको निकलने दो। ये जो गवर्नमेंट कॉलेज बना छिछरौली में, सिहाग साहब यहाँ को के पहले प्रिंसिपल जो है, एडिशनल चार्ज उनको मिला नारायणगढ़ से। मैंने उनसे कहा सिहाग साहब मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं और अपनी टीम को लो, हम एक दिन के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 गांव करें। कॉलेज के बाद, कॉलेज जैसे 3 बजे खत्म होता है, खाना वाना खा के थोड़ा आराम करें, 5 बजे निकलो। कहीं रुकना पड़ा गांव में रुके, तो मेरे बहुत सारे विद्यार्थी सारे गांव के अंदर, और लोगों से बातचीत करेंगे और लोगों को तैयार करेंगे। और मैं दावे से इस बात को कह सकता हूं कि हम एजुकेशन के का बहुत बढ़िया उस तरह का प्रचार प्रसार इस इलाके के अंदर कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, एजुकेशन किसी भी व्यक्ति की शख्सियत को निखारने का, उसको गढ़ने का एक बुनियादी औजार होता है। जिस तरह से एक वास्तुकार, एक संतराश, एक गड़बड़ पत्थर पड़ा हुआ है और उसको तराश के खूबसूरत रूप उसको देते और आप वाह वाह कर उठते हैं। एक चित्रकार अपनी तूलिका से, रंग उसके पास है, लेकिन रंगों को इस तरह से वो कैनवस के ऊपर लगाता है कि खूबसूरत चित्र उसके अंदर उभर के सामने आता है और हम माशाअल्लाह उसे देखते रह जाते हैं। कमाल की कृति जो है उस व्यक्ति ने बनाई। उसी तरह से एजुकेशन जो है ये लोगों को तराशने का काम करती है। और जिन दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरी है, जरूरियात इसके अंदर है, एक तो साधना की है, साधना तपस्या की, और दूसरी समर्पण। संदीप जी साधना एकलव्य ने भी की और बदले में गुरु ने उसका अंगूठा मांग लिया। और एक संदीपन पाठशाला भी थी जहां कृष्ण और सुदामा इकट्ठे पढ़े और दोनों में कोई अंतर नहीं किसी तरह का। और संदीपन पाठशाला में एक दिन गुरुजी, संदीपन गुरु निकले, बारिश हो रही थी, खेत की एक मेन टूट गई और पानी बाहर निकल रहा था। बच्चों को कहा कि भाई तुम्हें इस पानी को रोकना है। और एक शिष्य बड़ा समर्पित था, वो जहां से पानी बह रहा था वो खुद ही उसके ऊपर लेट गया और पानी को रोकने से उसने बचा लिया। शाम हुई, गुरुकुल था। अब टीचर देखने लगे भी सब बच्चे हैं लेकिन एक बच्चा इसमें से गायब है, कहां रह गया। खोज खबर भी देखा, वो मेन के ऊपर पड़ा हुआ है। कहते अरे भाई तुम यहाँ क्यों? गुरुजी आपने आदेश किया था पानी बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो मैं उसको पूरा कर रहा हूं। ये समर्पण है। लेकिन गुरु को भी समझना चाहिए कि समर्पण के बाद उसका अपना दायित्व क्या बनता है। संदीपन गुरु ने उसे उठाया, गले से लगाया और उसको लेके साथ चले। तो हमें द्रोणाचार्य जैसे गुरु की जरूरत नहीं, बल्कि संदीपन गुरु की आवश्यकता है जब हम एजुकेशन की बात करते हैं। तो मित्रों, 3 चीजें महत्वपूर्ण होकर हमारे सामने उभरती हैं। नंबर 1, पेरेंट्स, अभिभावक, माता पिता। नंबर 2, हमारी व्यवस्था, हमारा समाज,
और नंबर 3 हमारे शिक्षक, हमारे गुरु हैं। और इसमें से एक भी अगर अपनी भूमिका को निभाने में कोताही कर दे तो हम किसी भी कीमत पे उस लक्ष्य को नहीं पा सकते। सबसे पहले तो माँ बाप को समझना होगा, माँ किसी भी बच्चे की सबसे पहली टीचर होती है। सबसे पहला अगर बच्चा एजुकेशन कहीं सीखता है, भाषा कहीं सीखता है, वो अपनी माँ से सीखता है। जो बेसिक सिद्धांत जो है, बेसिक प्रिंसिपल्स यदि कहीं सीखता है, वो अपनी माँ से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है। माता पिता को सबसे पहले ये सोचना होगा कि हमें किस तरह से अपने बच्चों को एजुकेशन देनी। राणा साहब ने बहुत बढ़िया बात कही, 4 या 5 घंटे तो बच्चे को स्कूल में रहना है। बहानेबाजी करेंगे, नहीं जी माली हालत घर की अच्छी नहीं है, बच्चे खेत में काम कर देते हैं, घर में करते हैं, रोजगार में मदद करते हैं, नहीं, ये कोई बहाना नहीं चलना है। अगर बच्चे को आपने जन्म दिया है तो उसके फ्यूचर की चिंता भी आप लोगों को करनी है। अगर वो नहीं पढ़ेगा तो समाज में पिछड़ जाएगा, अगर पढ़ेगा तो वो समाज में आगे बढ़ेगा। मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको देता हूं। मैं जब 7th क्लास में पढ़ा करता था, 1970-71 की बात है, टेलीविजन नए नए शुरुआत उन दिनों हुई थी उसकी। मेरे पानीपत शहर में एक पानू नाम का एक व्यक्ति था, बड़ा कमाल का कारीगर था। और उन दिनों 2 ही तरह के टीवी चला करते थे, एक मेरे ख्याल टेक्सला था, एक वेस्टर्न। ये 2 ही टीवी हुआ और वो भी ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे। तो पानू जो कमाल का कारीगर था, उसने एक टेक्सला टीवी खरीदा, 3000 का आता था उस समय, और उसको खोल दिया सारे टीवी। उसका है एक अस्थि पिंजर, जब वो देखा उसने, उसको स्टडी किया और करने के बाद उसने धड़ाधड़ टीवी बनाने शुरू कर दिया। सारा मटीरियल लाए और उसका बनाया हुआ टीवी, उसकी रिसेप्शन इतनी गजब की कि 20 फुट दूर से भी आप देखें कि टेक्सला और वेस्टर्न दोनों को मात करने वाले। जहां टेक्सला और वेस्टर्न टीवी मिलता 3000 का, उसने उसकी कीमत रखी 1500 रुपए और धड़ाधड़ टीवी उसका बिकने लगा। लेकिन 1-1.5 दिन में एक ही टीवी बना पाता था, 2 दिन के अंदर तो जो इतने तो नहीं बना पाता। बाद में टेक्सला वाले सरदार जी है राजा सिंह, उनको पता चला पानीपत में भाई एक ऐसा कारीगर है, बड़ा गजब का कमाल का करता है काम जो है। वो आए और उसको कहते हैं कि भाई महीने में कितने टीवी बना देते हो? कहते जी 10-12 के करीब। कितना प्रॉफिट हो जाता है? तो उसने कहा जी 500-600 रुपए, 800 रुपए टीवी पे बच जाता है, 10,000 रुपया। कहता मैं तेरे को 15,000 दूंगा, चल मेरे साथ। ले गए उसको अपनी कंपनी में, ले गए। अब उसके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन आप कल्पना करो दोस्तों कि एक आईआईटी से पढ़ा हुआ व्यक्ति या जिसने बीटेक की हुई है, वो व्यक्ति यदि उसी की मैनेजमेंट की पोस्ट पे जाके काम करेगा तो उसे 15,000 रुपए नहीं मिलते। उसकी शुरुआत ही कम से कम 30,000, 25,000, 40,000 से उसकी शुरुआत होती, उसको बढ़िया पैकेज मिलता। मैंने ये एग्जांपल आपको इसलिए दिया है, अपने बच्चों को घर की 4 दीवारी से बाहर निकलने देंगे, एजुकेशन के दायरे में उनको आने देंगे, तो ये फॉर्मल औपचारिक शिक्षा को पाने के बाद जब वो आगे बढ़ेंगे तो वो पानू की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि किसी बीटेक और आईआईटीएम की तरह वो आगे बढ़ पाएंगे। अब बात आती है व्यवस्था की। हमारे देश में जो शुरुआत मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने की थी कि शिक्षा का पैटर्न एक हो, और उसके बाद उसमें इजाफा किया नुजरुल हसन साहब ने। अगर आप सब जानते हो तो 1971-72 के आसपास नुजरुल हसन साहब जो हैं वो हमारे हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते हैं। और कोठारी कमीशन उसी दौरान 1968 के दौरान जो है 66-68 में बना, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उसमें सबसे अधिक जोर दिया गया था कि ग्रामीण अंचल में एजुकेशन जो है उसका इजाफा होना चाहिए, उसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए।
जिस बात के ऊपर विचार करने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उसकी शुरुआत 1970 में हो चुकी है। नजरुल इस्लाम साहब ने उसकी शुरुआत की, और वो पहले हिंदुस्तान के ऐसे शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने इस बात को शिद्दत से महसूस किया कि अगर अपने बच्चों को बढ़िया एजुकेशन देनी है तो हमें टीचर्स को अच्छे पैकेज देने होंगे। पहली बार जो टीचर 150, 200, 300 रुपए महीना पे काम किया, कॉलेज के टीचर की बात करो, स्कूल के नहीं समझी थी, कॉलेज के टीचर को उठा के देख लें आप, 1970-72 में 250, 300, मैक्सिमम 350 रुपए सैलरी मिला करती थी टीचर। तब उन्होंने पहली बार 1976 में पैकेज को लागू किया, 700, 1200 का ग्रेड लागू हुआ, और टीचर की सैलरी को उन्होंने बढ़ा के 1000 रुपए तक जो किया। अब अगर माली हालत किसी की ठीक हो तो उसका नजरिया बदलता है, दो तरीके से बदल सकता है। एक तो मेरे जैसा आदमी कि यार इतना पैसा आ गया, वो धड़ाधड़ किताबें खरीद के लेके आएगा, खूब पढ़ना शुरू करेगा, लिखना शुरू करेगा, आप जैसे दोस्तों के बीच में आके गुफ्तगू करेगा, या नजरिया बदलता है, यार इतने पैसे आ गए, बढ़िया कलर टीवी खरीदो, हफ्ते बढ़िया रेस्टोरेंट में हफ्ते में एक बार तो खाना खाने चलो यार। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम होती है। टीचर हमेशा अपने आप को एजुकेशन के साथ और किताबों के साथ जोड़ के चलते हैं। तो व्यवस्था को इस चीज को अनुभव करना चाहिए जो आज तक उसके बाद अनुभव नहीं किया गया। आज भी हमारे देश में शिक्षा के भीतर एकरूपता नहीं है। आपकी बहुत सारी जो सोच है वो बिल्कुल इसके साथ आके जुड़ती है। पब्लिक स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है, बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, और बदकिस्मती से देश की आजादी के बाद सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो जो आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न नहीं है, अगर देश की एजुकेशन पॉलिसीज के अंदर एक रूपता नहीं होगी तो वो शिक्षा से महरूम रह जाए। लेकिन दोस्तों, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनमें बहुत ज्यादा फीस नहीं होती। जो खान साहब ने एक शेर सुनाया था बहुत बढ़िया, कि एक लुकमा भी अगर अपने खाने से हर रोज हम बचाना शुरू कर दें तो इतना पैसा जोड़ लेंगे कि हम अपने बच्चों की पढ़ाई को तरतीब से अंजाम दे सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। 500, 700, 800 रुपया हर महीने निकालना, बचाना एक बच्चे के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एजुकेशन बच्चों को आसानी से दे सकते हैं, लेकिन व्यवस्था को भी इस बात को सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान के आखिरी कोने तक जो शिक्षा का, जो इल्म की जो रोशनी है वो पहुंचनी चाहिए। लेकिन जब तक मेरे दोस्तों आप एजुकेशन, मैं साक्षर होने की बात नहीं करता हूं, साक्षर होना डिग्री ले लेना, डिग्री ले ली भाई, +2 पास कर लिया, अब BA हो गए, MA हो गए, लेकिन कोई चीज पूछ लो उनको ज्ञान नहीं होता। एजुकेशन का मतलब होता है आप शिक्षित बने, और शिक्षित का मतलब क्या होता है? अपने परिवेश को समझें, अपने समाज को जानें, अपने भूगोल को समझे, अपने आसपास की स्थितियों को समझे। किसान क्या करता है, मजदूर क्या करता है, आपके माँ बाप किस तरह की जिंदगी जीते हैं, कैसे आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, समाज को बेहतर बनाने में आपकी क्या भूमिका हो सकती है, ये शिक्षा देती है हम सब लोगों को। और शिक्षा से विशेष क्षेत्रों में व्यक्ति आगे बढ़ता है। बिना पढ़े तो कोई आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, प्रोफेसर भी नहीं बन सकता, वकील भी नहीं बन सकता, क्यों जब्बार भाई? नहीं ना, पायलट भी नहीं बन सकता। अब ये सब चीजें तो जब तक बच्चा नहीं पढ़ेगा तब तक उसको हासिल नहीं होगी। पानीपत से 8 किलोमीटर दूर मेरा गांव पड़ता था, सोंगापुर। यदि पानीपत से कोई है वो जानते होंगे, पानीपत से सफीद हो जाओ तो तब पड़ता है।
और मैं कई बार ये बात, अफजल मेरा विद्यार्थी बैठा पीछे क्लास में भी सुनाया करता है इनको, मैं कहता था नालायको, तुम्हारे तो बारने आ गए, सरकार की 12-15 लाख की गाड़ी खड़ी रहे, बस खड़ी रहती है जिससे सुबह तुमको जाना होता है। हम पीर जी गांव से चलते थे, बड़े भाई को दहेज में एक साइकिल मिली थी एटलस की, उन दिनों जो है, और उस एटलस साइकिल को हम तो जैसे अरबी घोड़ी हो वैसे सोच के मैं और मेरा बड़ा भाई समझौता था भी सुबह चला के तू जाएगा, शाम को मैं जाऊं। हम उस साइकिल पे चलते थे और रास्ते में एक रजवाहा आता था, वहां थोड़ी चढ़ाई होती थी, और उस साइकिल का पैडल टूट गया, नलकी रह गई सिर्फ, और ये जूते तो कहाँ होते थे हमारे पास, अब तो कहते हैं कैनवस शूज, मॉर्निंग वॉक शूज, और ये उसका क्या फॉर्मल शूज। पहले तो ले दे के एक चप्पल कभी बड़ा भाई पहनता था तो हम नंगे पांव घूमते थे, है ना, उसी चप्पल को पहन के स्कूल जाते थे, और रजबाई के ऊपर चढ़ते हो, कई बार वो चप्पल फिसल जाती थी या उसका स्टेप निकल जाता था, और यहाँ चीरती हुई वो नलकी जो है पांव को काट दिया करती है, और डॉक्टरी भी हम खुद कर दिया करते थे। हाँ, वो बताने की जरूरत नहीं, लेकिन कोई बीड़ी के मंडल का रैपर मिलता था वो चिपका दिया करते थे उसके ऊपर, अब कोई ठीक हो जाया करता था वो सारा। तो ये कहना कि जी हालात ऐसे नहीं है, हम नहीं पढ़ा सकते। मेरे पिता भी कोई धनाढ़ नहीं थे, 6 एकड़ जमीन थी सिर्फ उनके पास, बस बहुत कम पैसा निकलता था 6 एकड़ जमीन से, आज जितनी फसलें नहीं हुआ करती थी। और बड़े 20वें साल तक तो मेरे हाथों पे यहाँ जो है वो गांठे जो है वो पडीरी में दिखाया करता था, बच्चों को देख लो। अब वो 40 साल से कलम पकड़ रहा हूं इसलिए वो दूर हो गई। तो ये हम लोगों को समझना और बच्चों को भी समझना कि माँ बाप की हालत कैसी है, किन स्थितियों से वो आप लोगों को पढ़ाते हैं। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं, जब घर चलते हो ना घर से कॉलेज के लिए, क्यों अफजल, अपने माँ बाप का चेहरा देख के आए। उनसे बड़ा गुरु और उनसे बड़ा सन्यासी, उनसे बड़ा दूसरा कोई व्यक्ति जो है वो नहीं मिल सकता आपको। जो रात को सोते हैं तब भी आपकी चिंता होती है, जब सुबह उठते हैं तब भी आप लोगों की चिंता करते हैं, खाना कैसे होगा, कपड़े बच्चे लड़के लड़की को कैसे मिलेंगे, बेटा पढ़ेगा कैसे, किताबें कैसे आएंगी। उनसे बड़ा सन्यासी कोई हो सकता है? नहीं हो सकता कोई। तो इसलिए ये बहानेबाजी छोड़नी होगी मेरे दोस्तों, और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना होगा। वक्त बदल रहा है, इस बदलते हुए वक्त के साथ ताल से ताल मिला के हम लोग नहीं चले तो इतना पिछड़ जाएंगे दोस्तों कि सोचने का भी वक्त हम लोगों को नहीं है। और तीसरी बात शिक्षक की, मैं तो ये मानता हूं कि एक शिक्षक को धर्म से, जाति से, मजहब से, संप्रदाय से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से, इन सब से अपने आप को जुदा कर लेना चाहिए, अलग करना चाहिए। क्योंकि एक शिक्षक की क्लास में तमाम संप्रदायों के लोग, मेरी क्लास में मुस्लिम बच्चे भी होते थे, हिंदू भी होते थे, सिख भी होते थे, ईसाई भी होते थे, और 2-4 जो वो फॉरेन कंट्री के, जो लैटिन अमेरिका की कंट्री है, वो भी बच्चे बैठे होते थे उसके। कोई आरएसएस का बच्चा भी होता था, कोई मुस्लिम लीग का बच्चा भी होता था, कोई इनेलो का भी होता था, कोई समाजवादी पार्टी का, कोई कांग्रेस का, कोई कम्युनिस्ट पार्टी का, सब। मैंने कॉलेज ज्वाइन करने से पहले एक पार्टी विशेष का मैं मेंबर रहा हूं, और उसके लिए आंदोलन करते 3 बार जेल यात्राएं की, अपराधी के तौर पर नहीं, समाज का काम करते हुए। लेकिन जिस दिन मैंने कॉलेज ज्वाइन करना था उससे 2 दिन पहले मैंने उस पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन कर दिया, और दोबारा आज तक ज्वाइन नहीं की, अभी तक नहीं की। विचार है मेरे। अब जब पीर जी की संगति में बैठेंगे तो कैसे विचार मिलेंगे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। और आप जैसे दोस्तों के बीच जब आता हूं तो ऊर्जा अपने आप मिलती है, फिर और काम करते हैं। फिर हमें लगता ही नहीं कि आज मैं 62 साल का हो गया, उसका उल्टा सोचता हूँ, 26 साल का लगता है अपने आप को। ये ऊर्जा, ये जज्बा, ये एक शिक्षक के भीतर होना चाहिए। शिक्षक का मतलब ही जो शिखर पर ले जाए, क्षण जिसमें क्षमा करने की ताकत हो, और
जो अपने विद्यार्थियों की कमजोरियों को भांप ले और उन्हें दूर करने की चेष्टा। कुछ दिन पहले एनडीटीवी पे एक प्रोग्राम आ रहा था, रवीश कुमार दे रहे थे। रामपुर जो उत्तर प्रदेश में है, उसमें एक गांव पड़ता है रमपुरा। वहां एक शिक्षक है मनीष कुमार, कमाल है। उसको तो मैं लगातार जब भी याद आता मैं सलूटी कर देता हूं मन से उसको। वो शिक्षक वहां उस स्कूल में आए, बड़ी यंग एज है, 25-26 साल, पहली पोस्टिंग थी उनकी वहां पे। और उस आदमी ने क्या किया, ये देखा कि स्कूल में बच्चे ही बहुत कम है। आंगनबाड़ी की जो बाइयां थी उनको बुलाया कि भाई इस गांव में 5 साल से ऊपर की उम्र के बच्चे और 12 साल से नीचे के कितने बच्चे हैं। उन्होंने गिन के कहा 126 बच्चे। 126 और मेरी क्लास में सिर्फ 28 बच्चे आ रहे पढ़ने के लिए, तो बाकी 98 बच्चे कहां हैं। उनको साथ लिया। स्कूल पढ़ाने के बाद जब फ्री हुए 2-2:30 बजे, हर एक घर घर को जाके, जो बात अभी मैंने बताई जो सियाग साहब से कही थी, उनको कवर करना शुरू किया। और धीरे धीरे अगले सेशन तक उस गांव के एक लड़का लड़की को वो स्कूल में ले आया। अगर इरादे हों तो सारी चीजें कर सकता आदमी। तो उस दिन उन शिक्षक की ट्रांसफर कर दी सरकार ने वहां से, और बच्चे भी जार रो रहे हैं, और पेरेंट्स भी काम छोड़ दिया उस दिन, खेती छोड़ दी, दुकान छोड़ दी, और वो खड़े हैं वहां, कहते नहीं जी हम उसका लगे जाने नहीं देंगे इस शिक्षक को, यहां से टीचर को नहीं जाने देंगे किसी की। और एक लेडी की बात तो सुन के मेरा मन भी रो पड़ा। वो कहता है जी अगर ये टीचर चले गए ना तो हमें ऐसा लगेगा जैसे hमारे घर में किसी की मौत हो गई। इंतहा है ये समर्पण की, इंतहा। एक शिक्षक को ऐसा होना चाहिए। समय से पहले वो वहां पहुंचे, क्लासेस पढ़ाने के बाद जितने कमजोर बच्चे हैं उनको लेके बैठे शाम तक 6 बजे तक 7 बजे तक। कहता है जी मैं आने का तो मुझे पता है, 8 बजे स्कूल लगता है तो मैं 7:45 आ जाता हूँ, जाने का मुझे कोई नहीं पता है, कोई पैसा नहीं कुछ नहीं। उनकी जब वो इंटरव्यू मैंने देखा तो मुझे अपने वालिद साहब की याद आई। पानीपत में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली स्कूल हुआ करता था। आज भी जो आर्य स्कूल है पानीपत का, वहां आप जाएंगे तो वहां जो घंटी लटकी हुई है ना, उस पे हाली स्कूल लिखा हुआ है, जाके देख सकते हैं आप। जैसे कभी छछरौली में जाएंगे ना, जो छछरौली का हाई स्कूल है, इसका उद्घाटन 1916 के अंदर, पता है ना मनीष जी? हाँ, जनरल डायर ने किया हुआ है, उनका वो लिखा हुआ वहां पे सारा जो है उसमें हुआ है, ऐतिहासिक जगह है। तो हमारे वालिद साहब बताया करते थे, हम सुन के बड़ा हैरान हुआ करते थे। कहा जी असदुल्ला खान साहब हमारे उस्ताद हुआ करते थे, टीचर ही वो उस्ताद बोला करते थे स्कूल में पढ़ाने के बाद। और कहता शाम को जो जो कमजोर बच्चे होते थे उनको रोक लिया करते थे, उनको पढ़ाना और खाना भी अपने हाथ से बना के उनको खिलाना। एक टीचर की ये पहचान। बचपन से ये कहानी सुन सुन के हमारे दिमाग में कहीं वो बिंब जो है वो बैठ गया और उसने हमें प्रभावित किया। और मैंने 37 साल तक कोशिश की कि मैं वो जो असदुल्ला खान साहब जो मेरे वालिद साहब के जो उस्ताद थे, हमने देखा तो नहीं सुना ही था, कि कोशिश करें उनका एक अंश तो बन सके हम लोग टीचर के तौर पर। और मैंने इसको निभाया है 35 साल। बाकी तो अफजल जैसे मेरे विद्यार्थी बताएंगे कि मैं उसमें कितना पूरा हुआ कितना नहीं हुआ। तो जहां व्यवस्था को एक और देखना चाहिए कि शिक्षा में एक रूपता। अब दून स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा या सनावर स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा, कसौली के पास सनावर है, या बिशप कॉटन स्कूल शिमला का पढ़ा हुआ बच्चा, या मेयो स्कूल अजमेर का पढ़ा हुआ बच्चा, वो और छछरौली या बूढ़िया के अंदर जो एक सरकारी स्कूल में या मदरसे में पढ़ा हुआ बच्चा, उनका कहां कंपैरिजन है भाई? ये कंपैरिजन कौन दूर कर सकता है? ये हमारी व्यवस्था दूर करेगी, हमारी सरकारों को दूर करनी चाहिए। मेरी बिटिया कनाडा में है, मैं 2 महीने वहीं था और मैंने स्कूलों को वहां स्टडी किया। बड़ा कमाल का सिस्टम है वहां पे।
6 साल से नीचे का जो बच्चा है उसको $8,750 पर एनम 56 रुपए का $1 है। 9 बजे 45 4.5 लाख रुपया, तकरीबन 4,80,000 रुपया 1 साल का बनता है। ये सरकार देती है उस बच्चे को पढ़ाने के लिए। ये नहीं कि किताबें स्कूल फ्री देगा, स्कूल की कोई फीस नहीं, सारे उस का वहीं से बीए करेंगे। आपको क्या करना है, उस बच्चे की परवरिश बढ़िया तरीके से करनी है। स्कूल की बस उसे लेने आएगी, स्कूल की बस उसको छोड़ने जाएगी। वो जो 4,80,000 रुपया मिलेगा वो सिर्फ उसको बच्चे को बढ़िया संस्कार देना, बढ़िया उसकी परवरिश करनी, उसकी ड्रेसेस करना, ये काम करना। और जब बच्चा 6th क्लास से ऊपर हो जाता है फिर वो पैसा $1,500 कम हो जाता है। $7,250 जो है वो फिर उसको मिलता है। और उसमें स्कूल की बस ना लेने आएगी ना छोड़ने आएगी, उसको जाना पड़ेगा, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएगा, जिसमें अगर गले में उसके आइडेंटिटी कार्ड पड़ा हुआ है तो उसको कोई पैसा बस को नहीं देना होगा। और कमाल देखिए, हमारे यहाँ तो अगर बस वाला कहे भाई जरा रुक जा, करो तो लेके आऊंगा, उसने आ जाएगा पीछे आपको इधर। लेकिन वहां बस जो है, उस बस के ड्राइवर को पता है कि यहां से स्कूल के 2 बच्चे चढ़ते हैं, अगले स्टॉप से स्कूल का 1 बच्चा चढ़ता है, और अगर वो बच्चा 8:30 पे नहीं आया तो 3 मिनट 8:33 तक उसकी बस वहीं खड़ी रहेगी, वेट करेगी उस बच्चे की। और बस में बैठा हुआ आप जैसा कोई भी नागरिक उसका विरोध नहीं करता, वो इंतजार करता है, कोशिश करता है वो बच्चा आ जाए, दुआ करता है। और किसी कारणवश वो बच्चा नहीं आता, जब 8:33 को बस वहां से रवाना होगी, फिर पेरेंट्स की ड्यूटी है और वो उसको छोड़ के आएंगे। नहीं छोड़ के आएंगे बच्चे को नहीं, पेरेंट्स को पेनल्टी पड़ेगी उसमें। तो पढ़ाइए उस बच्चे को। इतना गजब का सिस्टम उन्होंने डेवलप किया हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ सारा का सारा ध्यान व्यवस्था कहाँ रहता है कि ये तो मेरी वोट है, ये कम्युनिटी के कितने वोट हैं, उस कम्युनिटी के कितने वोट हैं, इस धर्म से कितने वोट हैं। बस सिर्फ वोट की राजनीति होती है। एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर तो कतई ध्यान नहीं है। आज से नहीं, कभी भी ध्यान नहीं किया। ये ना सोचो कि समय बदल गया, कोई नहीं बदला है समय को, वैसे का वैसा है। खान साहब मुझे बता देना, खत्म करें? चलिए मैं फिनिश करता हूं इस बात को जो है दोस्तों, कि ये जो इजलास है आपका, आज आप सब, राणा साहब ने शुरू में बिल्कुल ठीक कहा, आज आप यहां से एक शपथ लेके जाएं कि सिर्फ अपने घर के नहीं, अपने अड़ोस पड़ोस, खास तौर से मेरे जो नौजवान दोस्त हैं, मेरे को भी बुला लें। जो दिल से जवान हो वो कभी बूढ़ा हो ही नहीं सकता। कहा है ना शायर ने, खान साहब, कि जवानी और बुढ़ापे में बस इतना फर्क होता है, इधर कश्ती पार होती है उधर बेड़ागर। लेकिन बेड़ागर किसका? जो बुरा समझे अपने आप को। अगर आप समझे कि आप नौजवान है, इरादे बुलंद है, तो आदमी कभी बुरा हो ही नहीं सकता। तो ये इरादे आप लेके चलें और पढ़ो लिखो, बड़ो संस्था के साथ जुड़े, और इस तरह से जुड़े इनफॉर्मल, अनौपचारिक रूप से, कि अपनी ड्यूटी समझे इसको जो है कि ये काम हमने करना है, और अपने इलाके, सिर्फ अपनी कौम नहीं, अपने इलाके के किसी आदमी को, किसी बच्चे को हमने, वो जो मनीष कुमार जो टीचर बताया ना, उसकी तरह हमने उसको जो है अनपढ़ रहने नहीं देना। हर सुबह सुहानी हो, हर शाम मुनव्वर हो, हर सुबह सुहानी हो, हर शाम मुनव्वर हो, हर एक को मिले रोजी, रहने के लिए घर हो, तालीम मिले सबको, भूखा न रहे कोई, भारत तेरा हर वासी मुकद्दर का सिकंदर हुआ।